हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक संघात्मक सरकार के अंदर केंद्र और राज्य का संबंध क्या हो सकता है, उसको हम देखेंगे। वो भी बिल्कुल डिटेल में पूरे बेसिक के साथ देखेंगे। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। आपको और कहीं जाकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक संघात्मक सरकार के अंदर केंद्र और राज्य का संपर्क क्या हो सकता है, इसका बेसिक पार्ट वन इस क्लास में देखेंगे। और उसका जो पार्ट टू होगा, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम केंद्र राज्य के संबंध के बारे में देखेंगे। और इसके अंदर जो आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो केंद्र और राज्य के जो संपर्क होते हैं वो सब कुछ संघात्मक सरकार के अंदर आ जाते हैं। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से अपनाया गया है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली होता है वो केंद्र और राज्य दोनों में बटा हुआ होता है। लेकिन जो एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम जो होता है, देश का पूरे पावर केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में जो पावर होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटा हुआ होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए कि न्यायिक शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा नहीं किया गया है। अर्थात भारत में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो न्यायिक प्रणाली है उसको केंद्र और राज्य में बंटवारा नहीं किया गया है। जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को उसके निचले कोर्ट यानी कि उसके अधीनस्थ जो भी कोर्ट आते हैं वो मानने के लिए बाध्य हैं। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो तीन भाग में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके निचले स्तर पर आता है हाई कोर्ट और उसके निचले स्तर पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा यानी कि जो भी फैसला सुनाएगा उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। इसलिए कहा जाता है कि न्यायिक व्यवस्था जो भारत की है वो एकीकृत है यानी कि इंटीग्रेटेड है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या अंतर होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट तो संघात्मक शासन प्रणाली के लिए लिखित संविधान होना अनिवार्य है। ठीक है, एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। जी हाँ, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक अंतर देखने के लिए मिलता है कि केंद्र और राज्य में जब भी कोई विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून को ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है भारत। नेक्स्ट, दूसरे पक्ष में क्या है? संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होता है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाते हैं। यानी कि देश का पूरा सत्ता, पूरा पावर केंद्र सरकार के पास होता है एकात्मक सरकार में। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकते। तो संघात्मक सरकार के जो प्रणाली होते हैं उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं देते, लेकिन ये भारत के क्षेत्र में यानी कि भारत में ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासक को आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जो होते हैं वो राज्य सरकार को या फिर स्थानीय सुशासक को वो आदेश जारी कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। संविधान प्रायतः कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती। जी हाँ, यहाँ पर संविधान कठोर होता है, यानी कि कोई भी विधेयक को अगर कानून बनाना है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और कुछ क्षेत्र में उसको राज्य विधानमंडल को भी उस विधेयक को पारित करना पड़ता है। इसलिए संविधान प्रायतः कठोर होता है। ठीक है,
लेकिन संविधान प्राय लचीला होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है। तो उसमें केवल केंद्र सरकार के पास पावर होता है, इसलिए वहाँ पर जो भी नियम कानून बनाना होता है तो वो केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बना सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है संघात्मक सरकार में प्राय दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की जिसमें व्यक्ति रहता है, दूसरा संघ की। यानी कि संघात्मक सरकार में डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, एक राज्य की होगा और दूसरा देश की होगा। ठीक है, लेकिन एकात्मक सरकार में एक ही नागरिकता होती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसे देश की नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन एकात्मक सरकार में क्या होता है कि एक ही नागरिकता प्राप्त होगा, यानी कि सिंगल सिटीजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन संघात्मक सरकार में क्या होता है कि दोहरी नागरिकता देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में भारत वंचित है, भारत में केवल सिंगल सिटीजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा आदि हैं। यानी कि संघात्मक शासन वाले जो देश हैं उसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, लेकिन एकात्मक सरकार के अंतर्गत मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जापान देखने के लिए मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक पॉइंट दिया गया है, भारत का संविधान एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजन को मान्यता देता है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप को प्राधान्य देता है। तो भारत में जो नागरिकता है वो क्या है, एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजन है। लेकिन जब कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति होगा तो वो अपना देश का तो परिचय देना पड़ेगा, उसके साथ साथ वो जिस राज्य में रह रहा है उसका भी उसे परिचय देना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र राज्य में संबंध। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो केंद्र राज्य में क्या सब कुछ संबंध देखने के लिए मिलता है, उसमें जो प्रशासनिक होता है, जो व्यवस्थापिका होता है, जो आर्थिक जो संबंध होते हैं, उस संबंध को हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्य का संघ है, अर्थात भारत से अलग कोई भी राज्य नहीं हो सकता। तो भारत जो कि है राज्यों का एक संघ को लेकर भारत गठित है, ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, भारतीय संघवाद कनाडा देश की शासन व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम वर्तमान संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए इस अधिनियम की योजना का पालन करता है। यानी कि जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें से जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची का जो अवधारणा है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है और तीनों सूची का जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में क्या है, 395 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो 12 अनुसूचियाँ हैं, ये 12 अनुसूचियाँ में से जो 7 नंबर के जो अनुसूची हैं तो उसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारे के बारे में कहा गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी कि 7वीं अनुसूची में ये कहा गया है, जो संविधान में 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची में से 7 नंबर के जो अनुसूची हैं उसमें कहा गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी कि देश में जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का विभाजन ये तीनों सूची में की गई है, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। ये आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र राज्य संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध में आता है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये तीनों संबंध को हम बिल्कुल डिटेल में एक एक करके देखेंगे, वो भी बेसिक के साथ। ठीक है, तो जो विधायी संबंध आता है यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, वो भाग 11 में आता है। ठीक है, और प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, वो भाग 11 में आता है। ठीक है, लेकिन वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन वो भाग 12 में आता है। ठीक है,
ये जो वित्तीय संबंध है उसको भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज़्यादा लिया गया देखा जाता है। ठीक है, तो वित्तीय संबंध भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम पहला देख लेते हैं कि विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या क्या सब कुछ आता है, उसको डिटेल से देखेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, भारतीय संविधान के भाग 11 कितना, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध के लिए केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां रखी गई है। जो 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें कौन नियम बना सकते हैं उसको हम देखेंगे। तो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद को दी गई है। ठीक है, यानी कि संघ सूची में जो भी विषय है उन विषयों पर संसद कानून बनाएगा। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार वो विधानमंडल को दी गई है, यानी कि राज्य विधानमंडल को दी गई है, वो राज्य सूची के अंदर वो कानून बनाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन है जहाँ पर राज्य सूची में भी संसद वो कानून बना सकते हैं। तो आगे चलकर देखेंगे वो कंडीशन क्या क्या है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को है, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें संसद और राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर कोई विवाद देखने के लिए मिलता है संघ और राज्य में, तो उस क्षेत्र में संसद उस विषय पर कानून बनाएगा। ठीक है, तो आगे चलकर वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 246 में केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां रखी गई है, यानी कि भारतीय संविधान के जो अनुसूची 7 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 246 आता है उसमें तीनों सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूची में क्या क्या विषय आते हैं उन सब विषयों को हम देख लेते हैं। तो हमने पहला देखा कि संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में संसद कानून बना सकता है, और राज्य सूची में राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये तीनों सूची में क्या क्या विषय आते हैं उसको हम बारीकी से देख लेते हैं, जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वही विषयों को हम देखेंगे, हम पूरे के पूरे विषयों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने उस नाम को मैंने ले लिया हूँ, उस विषय को मैंने यहाँ पर लिया हूँ, अदरवाइज बाकी सब कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो संघ सूची के अंदर आता है डाकघर, बचत बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट बैंकिंग, सुरक्षा, युद्ध, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, ये सब कुछ संघ सूची में आता है। ठीक है, और राज्य सूची स्टेट लिस्ट जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, उसमें कृषि, राज्य का पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, स्थानीय स्वशासन जिसके अंदर पंचायत भी आता है। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब कुछ राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें संसद और राज्य का विधानमंडल कानून बनाते हैं मिलकर, श्रम, मजदूर संघ, समाचार पत्र, ट्रेड यूनियन, वन जंगल, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची में आता है, लेकिन जनगणना संघ सूची के अंदर आएगा, आगे हम देखेंगे। तो वायु, जल, रेल जो परिवहन से जो रिलेटेड हैं, बंदरगाह, रेलवे, हवाई, ये सब कुछ संघ सूची में आता है। संचार, जनगणना, अभी मैंने आपको बताया था कि जनगणना संघ सूची के अंदर आता है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो कि समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ, ये सब कुछ संघ सूची में आता है। तो संघ सूची में देखा जाए तो वर्तमान समय में सब विषय है, कितना 100 विषय है। ठीक है, लेकिन हमको ये सब विषय पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर देख लिया है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, राज्य सूची में आता है अस्पताल और दवाखाना, सड़क, भू राजस्व, खेल इत्यादि राज्य सूची के अंदर आता है, और उसमें टोटल वर्तमान समय में 61 विषय है। ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में क्या आता है, समवर्ती सूची में वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जलमार्ग, वर्तमान समय में उसमें 52 विषय है। ठीक है,
तो उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि भारत में समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यानी कि जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट नोट आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यानी कि स्टेट लिस्ट से क्या किया गया, वो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में उसे डाला गया। वो कौन सी 5 विषय है, वो है शिक्षा 1, वन हो गया 2, नाप तोल ये हो गया 3, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण ये हो गया 4, और न्याय का प्रशासन ये हो गया 5। तो ये 5 विषयों को क्या किया गया, स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि था 42वां संविधान संशोधन। कितना था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, जो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है। यानी कि ऐसा विषय जो कि संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के जो संसद होते हैं उसमें है। उसे अवशिष्ट विधायी शक्ति कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां पर विधि बनाने का संसद का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिसका जिक्र नहीं है, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, वो संसद को दी गई है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद सभी विषय पर कानून बना सकती है। ये जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए कानून बनाने का पावर किसको दिया गया है, वो दिया गया है संसद को। तो केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी कानून बनाया जाएगा वो संसद ही बनाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है संसद का राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। यानी कि किस किस क्षेत्र में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, उस टर्म एंड कंडीशन को देख लेते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल लैंग्वेज में सबको लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो अनुच्छेद 249 के अंदर क्या कहता है, राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति। यानी कि राज्य सूची के ऊपर संसद चाहे तो वो विधि बना सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर राज्य सूची के विषय पर संसद चाहे तो कानून बना सकता है, उसको हम देख लेते हैं। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, केवल 1 वर्ष तक प्रभावी होगा। यानी कि राज्यसभा ये संकल्प करता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के ऊपर कानून बना सकता है, लेकिन वो जो कानून बनाएगा वो केवल 1 साल तक ही वहाँ पर लागू रहेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट किस कंडीशन में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब वहाँ का जो विधानमंडल है उसको निलंबित किया जाता है और उस राज्य का समस्त शासन राष्ट्रपति के पास चला आता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू होने के कारण वहाँ पर जितने भी विषय है राज्य सूची में उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे का विरोध करे तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। यानी कि जब भी संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य का विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून दोनों में अगर विरोधाभास देखने के लिए मिलेगा तो उस जगह संसद का बनाए गए कानून को जोर दिया जाएगा, यानी कि इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि किसी राज्य का कानून राष्ट्रपति की सहमति के बाद बना है तो विरोध की स्थिति में उस राज्य में राज्य का कानून ही प्रभावी होगा। यानी कि ऐसे क्षेत्र में जब कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है विधानसभा द्वारा और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे दिए हैं तो उस विधेयक को
कानून बनाने से ना तो संसद रोक सकता है ना और कोई, ठीक है। तो उस क्षेत्र में राज्य बनाया गया कानून को ही प्राधान्यता दिया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्य के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। यानी कि ऐसा कोई परिस्थिति आ गया हो जिसमें राज्य अनुरोध करे संसद को कि आप हमारा इस विषय पर कानून बना सकते हैं, तब संसद उस क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए उस विषय पर वो अपना कानून बना सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या क्या है। तो संविधान के भाग 11 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में कहा गया है। तो केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का उल्लेख दिया गया है, जो अनुच्छेद 256 से 263 के अंदर देखने के लिए मिलता है। संघ और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध सामान्यतः विवादग्रस्त रहते हैं। तो प्रशासनिक जो संबंध है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उसमें ज़्यादातर विवाद देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध में, उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो कि आईएएस है, और भारतीय पुलिस सेवा जिसमें आईपीएस भी कहा जाता है, उसने 1947 में औपनिवेशिक भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस का स्थान दिया गया। तो कब ये दिया गया? वो दिया गया 1947 में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना 1966 में देश की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में की गई है। तो जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं और आईएफएस होते हैं, वो केंद्र और राज्य में एक अच्छे संबंध बनाने का मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के द्वारा तो चुने जाते हैं, लेकिन वो केंद्र में और ज़्यादातर राज्य में अपना ड्यूटी करते हैं, इसीलिए वो केंद्र और राज्य में एक मधुर संबंध बनाने में मुख्य भूमिका उनका रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 312 है उसके अंदर जो संसद का जो राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार उसे दिया गया है। तो उसमें कौन कौन आता है? उसमें आता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है। यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसका गठन कर सकता है राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंदर। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ कि जो ब्रिटिश हुकूमत के समय सिविल सर्विस का जो जनक है वो किसे कहा जाता है भारत में? वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सर्विस का जनक। लेकिन और एक पॉइंट भी आप ध्यान रखिए कि भारत में सिविल सर्विस का जो परीक्षा किसके समय काल में वो प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय काल में, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए कि भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। और जो सिविल सर्विस का जो परीक्षा वो किसके समय काल में शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। चीन ने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा की सबसे पहले शुरू की थी। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा की प्रतियोगिता सबसे पहले शुरू की थी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में सिविल सर्विस का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, और सिविल सर्विस परीक्षा की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड रीडिंग के समय में शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी, ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार का अधिनियम जो आया था 1919 के अधीन, उसमें जो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 1926 में ही की गई थी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संसद और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, पीएससी का गठन के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य भर्ती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति प्रोवाइड कराना होता है संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य, उसका प्रमुख कार्य। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, जबकि हटाने का राष्ट्रपति के पास है। यानी कि राज्य का जो लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष, जो अन्य सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष,
इन सबको नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, ठीक है। लेकिन उनको कौन हटा सकता है, उनको राज्यपाल नहीं हटा सकते, उसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो एक तरफ से क्या होता है कि जो यूपीएससी और पीएससी के जो सदस्य होते हैं वो संघ के प्रति भेजा गया राज्य में एक प्रतिनिधि होते हैं। तो ये क्या करते हैं, संघ और राज्य में एक अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। तो ये एकीकृत न्यायिक प्रणाली क्या है, इसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत में न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम किसे माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो उसको हाई कोर्ट भी मानने के लिए बाध्य है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो उसे कहा जाता है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, जो भी फैसला देगा, उसको देश में प्रत्येक नागरिक यानी कि प्रत्येक संस्था उसको मानने के लिए बाध्य हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो पहला उसमें क्या आता है, भारत की न्यायिक प्रणाली एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड न्यायिक प्रणाली है। तो ये चीज़ मैंने अभी बताया था कि भारत का जो न्यायिक प्रणाली है वो एकीकृत है। तो उसे जो भी न्याय दिया जाएगा, जो भी फैसला सुना जाएगा, उसको भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संस्था, चाहे वो सरकारी हो और बेसरकारी हो, सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये एकल न्यायिक प्रणाली संघीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो उसको प्रत्येक राज्य मानने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, जो कि संघ और राज्य दोनों की कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के सहयोग से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है। यानी भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त करते हैं, लेकिन उनको हटाने का प्रोसीजर राष्ट्रपति के पास नहीं है। उसको कौन हटा सकता है, संसद में महाभियोग लाकर उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, संसद द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति दी गई है। यानी कि 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान वो संसद द्वारा दी गई है। इसीलिए देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें केवल 25 ही उच्च न्यायालय है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपातकाल के दौरान संबंध। तो आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य में क्या क्या संबंध हो सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल राज्य में लागू रहेगा तो केंद्र किसी भी विषय में राज्यों को निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 में क्या आता है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो उसमें कैसे संबंध रहता है केंद्र और राज्य में, उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाता है। यानी कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तो उसमें राज्यों की समस्त शक्तियां किसके पास आ जाएगा, वो समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य के विधानमंडल पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो पूरी तरीके से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है और केंद्र के अनुसार ही वो चलने लगता है, ठीक है। इसी स्थिति में राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता। तो जो राज्य विधानमंडल है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानमंडल को निलंबित किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी में राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है, परंतु वो केंद्र के अनुसार उसे चलना पड़ता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में क्या आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल। तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाता है। यानी कि राज्य का समस्त सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। तो इस स्थिति में राज्य विधानमंडल को निलंबित किया जाता है। यानी कि ऐसे स्थिति में राज्य विधानमंडल को रद्द किया जाता है। यानी कि केंद्र के अनुसार ही उसमें कानून बनाया जाता है, उसके हिसाब से चलता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 यह कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसे दशा में राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब केंद्र के द्वारा दिया गया कोई निर्देश
को अगर राज्य सरकार पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल आता है। वित्तीय आपातकाल आता है तो उसके अंदर क्या कहा गया है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य द्वारा राज्य की सेवा में लगे सभी लोगों के वेतन और भत्ते में कम करें। यानी कि किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल अगर लागू रहेगा तो उस स्थिति में राज्य की सेवा में लगे जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके वेतन भत्ते में कमी किया जाता है। तो नेक्स्ट, तथा सभी धन विधेयक, मोनी बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। यानी कि उसमें जो भी धन विधेयक होते हैं वो धन विधेयक राज्यपाल के बदले राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए उस विधेयक को संरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लागू रहता है तो उस स्थिति में राज्य का जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है और राज्य डिपेंडेंट रहता है केंद्र के ऊपर। तो उस स्थिति में राज्य का जो भी पावर है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, वो डिपेंडेंट रहता है केंद्र सरकार के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद में क्या आता है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि केंद्र और राज्य में, सेंट्रल और स्टेट में एक अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति, वो भी अनुच्छेद 263 के अंदर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जून 1990 ईस्वी में की गई थी। यानी कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया गया था और उसमें भी जो पहला बैठक है वो पहला बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। कौन करते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर ही अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य होते हैं, तो उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सहित 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे और सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, यानी कि प्रशासक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त 6 अन्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होता है, 3 बार होता है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थित होना आवश्यक है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक बिठाना है तो मिनिमम 10 सदस्य होना जरूरी है, उससे कम होगा तो बैठक नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद। तो ये क्षेत्रीय परिषद भी अंतर्राज्यीय परिषद की तरह केंद्र और राज्य में एकता और अखंडता बनाने के काम करता है, तो उसको भी हम देखते हैं। देश की एकता और अखंडता से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का प्रमुख कार्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार की राजनीतिक संतुलन की अवस्था को निर्धारित करता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच उत्तम संबंध बनाए रखते हुए देश की एकता और अखंडता को रक्षा करता है और एक प्रकार के राजनीतिक संतुलन रक्षा करने की काम करता है क्षेत्रीय परिषद। तो देश में जो क्षेत्रीय परिषद है वर्तमान समय में कितना है, 5 है। उसका गठन कौन करते हैं, उसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं और क्षेत्रीय परिषद की उपाध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं प्रत्येक राज्य के, उसका उपाध्यक्ष। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राज्यीय जल विवाद। यानी कि 2 राज्य में जब कोई नदी के जल को लेकर जो विवाद होता है उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। तो उसको किस तरीके से सुलझाया जाता है उसको भी हम देखेंगे। संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी, जलाशय आदि के जल के प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के निर्णय करने के लिए प्रावधान कर सकती है। यानी कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्य जब कोई नदी के जल विवाद को लेकर कोई विरोध देखने के लिए मिलता है तो उसमें संसद मुख्य भूमिका ग्रहण करता है उन विरोध को सुलझाने के लिए। ठीक है।
तो संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त कर सकता है। तो संसद को ये पावर है कि उच्चतम न्यायालय के जो उसको पावर है उसको भी समाप्त कर सकता है संसद, और अपने तरीके से उस विवाद को सुलझाता है। ठीक है, तो इसीलिए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 में लाया गया था, और 1956 में ही अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में ही लाया गया था। तो ये अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटाने के लिए दो अधिनियम लिया गया था, वो है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कावेरी नदी को लेकर किन दो राज्य में जल विवाद देखने के लिए मिलता है। तो कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद देखने के लिए मिलता है, और इसी तरीके से महानदी को लेकर महानदी को लेकर किन दो राज्य में जल विवाद देखने के लिए मिलता है, वो है ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये दोनों एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट, राज्य के बीच विवाद के निर्णय के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। तो ये जो ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट का एक अल्टरनेटिव बॉडी है। तो एक पार्टिकुलर एरिया के केस को बारीकी से परख कर उस केस को सॉल्व करने में ट्रिब्यूनल मुख्य भूमिका निभाता है। तो जुडिशियली जो भी अथॉरिटी है उसको बहुत कम मिला हुआ है, लेकिन ट्रिब्यूनल में केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है उसको ट्रिब्यूनल के माध्यम से जल्दी केस को निपटाया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है वित्तीय संबंध, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन। तो उसको भी हम बिल्कुल डिटेल में बेसिक से देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, संविधान के भाग 12, यानी कि हमने पढ़े कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो भी रिलेशन होता है वो भाग 11 में दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो भाग 12 में दी गई है। ठीक है, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है। तो वित्तीय संबंध का उल्लेख भाग 12 में देखने के लिए मिलता है, जिसके अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसका जो अधिकांश भाग वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो वित्त आयोग को हम पहले देख लेते हैं। तो वित्त आयोग का जो काम होता है वो केंद्र और राज्य में जो कर होता है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसका काम कौन करता है, वित्त आयोग करते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद। नेक्स्ट, वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्य के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण करना, यानी कि जो कर होता है, जो टैक्स होता है, उनको केंद्र और राज्य में किस अनुपात में वितरण किया जाना चाहिए, ये काम कौन निभाता है, वो काम निभाते हैं वित्त आयोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष होते हैं और जो भी सदस्य होते हैं, अन्य 4 सदस्य, उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसीलिए इसको हाईलाइट किया हूँ। तो राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। कितने साल के लिए? हर 5 साल के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत के पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी न्योगी थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत के जो प्रथम वित्त आयोग कौन थे? वो केसी न्योगी थे। और भारत के 15वें वित्त आयोग कौन थे? एन.के. सिंह थे। यानी कि भारत में वर्तमान 15वें वित्त आयोग तक का गठन किया गया है, और वो जो 15वें वित्त आयोग हैं उनका नाम क्या है? एन.के. सिंह है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्य के बीच कर का विभाजन। तो केंद्र और राज्य के बीच किस किस कर का विभाजन किया जाता है, जो भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सभी कर को लेंगे। बाकी इतने ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है उन सभी कर को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। यानी केंद्र सरकार किन सभी कर का कलेक्ट करता है? वो करता है इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, निगम कर, समाचार पत्र के लिए क्रय विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापन, ये सब कर केंद्र सरकार के अधीन ये सब कर आते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट, राज्य सूची के अंदर कौन सा कर आता है? शराब, अफीम, गांजा आदि पर उत्पाद शुल्क, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, टोल टैक्स, ये सब कुछ आता है राज्य सूची के अंदर। तो ये सब कर कलेक्ट कौन करता है? ये सब कर का कलेक्ट करते हैं राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि जो अवशिष्ट कर है उसको संसद को प्रदान किया गया है। वो कौन सा कर है? वो है उपहार कर, संपदा कर, व्यय कर। तो ये जो अवशिष्ट कर है उसको केंद्र सरकार कलेक्ट करते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर और जो अप्रत्यक्ष कर है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है और कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है। पूछ लेगा कि जीएसटी किस कर के अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर क्या आता है? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, कॉरपोरेट टैक्स आता है। ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है वो है बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, जीएसटी, ये सब कुछ अप्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। तो ये जीएसटी उसको भी देख लेते हैं कि केंद्र और राज्य में किस तरीके से जीएसटी का बंटवारा होता है। तो 101 बार संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में उसको लाया गया था जीएसटी को। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जीएसटी बिल को समर्थित करने वाला पहला राज्य आसाम है। कौन है? आसाम है। तो वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। तो अपने देश में लगाने वाला 1954 में जीएसटी वो पहला देश था फ्रांस। लेकिन यहाँ पर भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल यानी कि डुअल मॉडल जीएसटी पर आधारित है, जिसके अपनाया गया है कनाडा से। यानी कि भारत जो जीएसटी का जो डुअल मॉडल है वो अपनाया गया है कनाडा से। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। तो ये जो जीएसटी है वो एक देश एक कर के ऊपर आधारित है। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित है। तो उसके अंदर क्या आता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो ये सब कुछ क्या है? मान लीजिए कि आप किसी वस्तु पर 10 रुपये का टैक्स दे रहे हैं, तो उस 10 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समान मात्रा में भाग हो जाएगा। तो 5 रुपया जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर और 5 रुपया जाएगा राज्य सरकार के ऊपर। तो 5 रुपया जो केंद्र सरकार के ऊपर जाता है तो उसे कहा जाता है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी। और 5 रुपया जो राज्य सरकार को जाता है उसे कहा जाता है स्टेट जीएसटी। और ये जो आईजीएसटी होता है तो ये क्या होता है? इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत जीएसटी। तो ये क्या है? अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू कर होता है। यानी कि दो राज्य के मध्य जो भी कर होता है उसको कलेक्ट कौन करेगा? उसको केंद्र सरकार कलेक्ट करेगा और केंद्र और राज्य में बाद में बांट दिया जाएगा। तो इसे कहा जाता है आईजीएसटी, यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू होने वाला कर। यानी कि 2 से अधिक राज्य में जो लगता है जो कर उसे कहा जाता है अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लागू कर। उसमें जो आई होता है वो होता है इंटीग्रेटेड। ये सब एग्जाम में पूछा गया पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो ये एक भी आप मिस मत कीजिएगा, हर एक से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो हर एक को आप ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट आता है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी में एक काउंसिल बनाया गया है। उसमें जो अध्यक्ष होते हैं भारत के वित्त मंत्री होते हैं उसमें अध्यक्ष, और सदस्य जो होते हैं राज्य के वित्त मंत्री उनमें सदस्य बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? केंद्र राज्य के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए गठित महत्वपूर्ण आयोग। यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी विवाद आता है उन विवादों को सुलझाने के लिए जो भी आयोग बनाए गए हैं उन मुख्य आयोग को देख लेते हैं, ताकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई है। जो कि 1966 में गठित किया गया था, उसका जो प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है। उसके बाद 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नारा आयोग, राजमन्नारा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पीवी राजमन्नारा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, 1983 में गठित सरकारीय आयोग के अध्यक्ष आर एस सरकारीय थे, जो कि 1983 में गठित किया गया था। तो उनका एक
कथन था, उस कथन को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रीय का जो एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है, ये कहा था सरकारी आयोग ने। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 1977 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंध पर एक स्मरण पत्र जारी किया था। कौन जारी किया था? पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के सरकार ने 1977 में एक स्मरण पत्र जारी किया था केंद्र को। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट 2007 में पूंछी आयोग, क्या आयोग? पूंछी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों के समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में किया गया था। यानी कि 2007 में पूंछी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य जो भी संबंध है, जो भी रिलेशन है, उसका समीक्षा करने के लिए पूंछी आयोग का गठन किया गया था 2007 में। तो ये सब कुछ था। केंद्र और राज्य में विवाद को सुलझाने के लिए कुछ आयोग का गठन किया गया था और उसमें केंद्र और राज्य का जो संबंध का समीक्षा करने के लिए पूंछी आयोग का गठन किया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आता है प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि केंद्र और राज्य का जो भी संबंध है और ये जो संघीय व्यवस्था है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं उन अनुच्छेद को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी अनुच्छेद ले लिया हूँ उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर आप इसको भी देख सकते हैं। तो पहला अनुच्छेद एक क्या कहता है? भारत को राज्य का संघ है, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 246 में कहा गया है तीनों सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने पढ़ा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जो आता है अनुच्छेद 246 में, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। वो अनुच्छेद 246 में उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ पर विधि बनाने की अधिकार जो संसद को दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 248 में कहा गया है जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 249 के अंदर राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि ऐसे कुछ परिस्थिति में राज्य सूची के ऊपर संसद कानून बना सकता है, जिसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 में उसका अधिकार देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अखिल भारतीय सभाएं IAS, IPS, IFS का गठन करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि राज्यसभा इन सभी अखिल भारतीय सभा का गठन करने का अधिकार अनुच्छेद 352 में उसको दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC, PSC का गठन करने के लिए कहा गया है। तो अनुच्छेद 315 UPSC, PSC का गठन करने के लिए कहता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में कहता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो कि राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है जो कि अभी तक एक भी राज्य में नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना। तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 263 में देखने के लिए मिलता है, जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 365 कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं करता है तो वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी कि ऐसा कोई भी राज्य हो जो केंद्र के दिया गया निर्देश को अगर पालन नहीं करता है तो उस सिचुएशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये चीज़ कहा गया है अनुच्छेद 365 के अंदर। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग का गठन के बारे में दिया गया है। तो वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति गठन करते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संघात्मक सरकार में जो केंद्र राज्य का संबंध जो आता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने देखा।
इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।